बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का फिनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 2 नहीं है, राइट, लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था जो प्रिंसिपल्स होते हैं और जो कंसेप्ट्स होते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। बारी बारी हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखेंगे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंबाइन करते हुए हमारे जो लेक्चर हैं वो 2 जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। AS1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ध्यान से सुनो, नोट्स बाद में देखना। अकाउंटिंग पॉलिसी की डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी की डिस्क्लोजर का मतलब ये होता है, कई ऐसे रेफरेंसेस हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जहाँ पे आपके पास जो पॉलिसीज़ हैं वो एक से ज़्यादा मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे आप कौन सी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी डिस्क्लोज। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट हो, जैसे अभी कोई वीडियो मैंने शूट किया था, हाँ, मटीरियलिटी का कंसेप्ट, इससे पहला वाला ही जो लेक्चर उसमें सिखाया था कि देखो AS1 फुल डिस्क्लोजर इज ऑलवेज टू बी रेड विद द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, कि मतलब आपने सारे पॉलिसीज़ को भी डिस्क्लोज करना है और साथ ही साथ ये भी देखना है कि केवल वही जानकारी डिस्क्लोज हो रही हो जिससे इन्वेस्टर प्रभावित हो सकता है। तो ये कवर होता है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, या इसको फुल डिस्क्लोजर भी बोलते हैं, पूर्ण प्रकटीकरण भी बोलते हैं। AS2 की हम बात करते हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अच्छा ये बताओ, पे अटेंशन, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के तरीके पढ़ाए थे तुम्हें, याद है? ये ना MCQ में पूछ देता है और ये किसी भी पेपर में पूछ सकता है। देखो गिनती के 5 नियम है, मत भूलो उसको। कोई याद आ रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हाँ ठीक है। लीफो होता है, फीफो होता है, हीफो होता है, और कौन सा होता है? 2 और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रखा है, कैसे भूल जा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तुम। एवरेज स्टॉक मेथड, जहाँ पे हम बच्चे, तुम नोट्स को ना देखो, तुम लेक्चर पे ध्यान दो। नोट्स आर इररेलेवेंट इफ यू आर पेइंग अटेंशन टू द लेक्चर। एवरेज स्टॉक वाला कुछ याद आ रहा है? क्या करते थे उसमें? कौन दोनों का? जब 2 डेट्स पे लाए गए इन्वेंट्री पड़े होते थे और अगर दोनों डेट्स पे प्राइजेस डिफरेंट होते थे तो उन प्राइस, मान लो 2 डेट की इन्वेंट्री है 12 और 14, किस प्राइस पे बेचें तो 12 + 14/2 करते थे, एवरेज निकालते थे। तो ये होता है, देखो होने को तो 8 मेथड है पर तुम लोग के सिलेबस में 5 हैं। एवरेज स्टॉक मेथड, एक और था, एक और था और वही सबसे अजीब सा था। वो मैंने सारा उसमें बोला था कि ये हाइपोथेटिकल मेथड होता है, नोशनल प्राइस मेथड।
देखो यही 3 फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में है, मतलब कि इनके अतिरिक्त भी और मेथड्स होते हैं, ये रट लो। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में AS2 में बीकॉम के सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, लीफो, फीफो, हीफो, एवरेज स्टॉक मेथड, नोशनल प्राइस मेथड। क्यों वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की बात करना ज़रूरी है? क्योंकि AS पे हम जब डिपेंड होते हैं ना, तो एक चीज़ ये होती है, कई बार आपके प्रॉफिट्स लीफो से अधिक आते हैं, फीफो से अधिक आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वैरी करता है, 2000 4000 का फ़र्क आपने देखने मिलता है। अब बात क्या है ना, बिजनेसमैन क्या सोचता है कि लाओ भाई, अगर मान लो उसको चाहिए कि प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो वो हो सकता है दूसरे पे स्विच कर जाए, प्रॉफिट कम आ रहा है हो सकता है टैक्स कम कटे दूसरे पे स्विच कर जाए, बिकॉज अल्टरनेटिवली होना क्या है, आपके एसेट पे ही प्रभाव पड़ना है। तो बड़ी ध्यान से इस बात को समझो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एक ही चीज़ कहता है बिजनेसमैन, यू आर फ्री टू चेंज योर टेक्निक, तुम फ्री हो, करो टेक्निक चेंज, मगर अपनी बात को अपने ऑडिटर से, अपने CA से जस्टिफाई कर दो। अगर तुम्हारी बात जस्टिफिएबल है तब तो ठीक है, करो चेंज, पर अगर तुम केवल इन्वेस्टर को फ्रॉड करने के लिए कर रहे हो कि प्रॉफिट अधिक आए, तब तुम्हारा बात जस्टिफिएबल नहीं है। तब AS2 तुमको नहीं अलाउ करेगा कि तुम प्रॉफिट को दूसरे मेथड से, इन्वेंट्री को वैल्यू करो। अच्छा ये देखो रेलिवेंस कहाँ खा रहा है, कंसिस्टेंसी की कंसेप्ट से। कंसिस्टेंसी में मैंने क्या समझा रखा था तुम्हें कि आपने एक प्रिंसिपल को पकड़ना है तो उसको पकड़ते चलना है, तो वही बात तो हुई। AS3 बीकॉम थर्ड ईयर के लिए बहुत रेलिवेंट है AS3, क्योंकि FSA में ये है, अभी जो थर्ड ईयर का पेपर होने जा रहा है इसमें बड़ा रेलिवेंट है। जब तुम जो बच्चे CA फाइनल में पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगता है, AS3 में। कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्रक्स मतलब समझते, मैं अक्सर ये वर्ड यूज़ करती हूँ कि इसका ये क्रक्स है, क्रैक्स नमकीन नहीं, क्रक्स का मतलब होता है सारांश, किसी चीज़ का सारांश। जैसे मैंने बोला कि कांतारा मूवी का क्रक्स क्या है, तो तुमने बोला कि मैम जंगल में पहले बाप गायब होता है, फिर जंगल में उसका बेटा भी गायब हो जाता है, पूरा सस्पेंस खत्म। क्रक्स का मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ समथिंग जहां से आप पूरी सिनेरियो को समझने के कैपेबल में होते हैं। तो कैश फ्लो का क्रक्स क्या है कि हम यहाँ पे कहते हैं कि भैया कैश आपने ये बताना है कि टोटल कैश आ कहाँ से रहा है और टोटल कैश जा कहाँ रहा है। डिटेल में जाते हैं तब हम देखते हैं ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है। बट जनरल आइडिया क्या होता है, याद करो लास्ट लाइन, ओपनिंग कैश, प्लीज क्लोज द डोर, ओपन एंड पुट ऑन द लैच ऑल्सो। जो ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट होता है उसके इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने बोला कि सबसे लेंदी होता है, सबसे टफ भी यही होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम इन चीज़ों का दायरा नहीं बना सकते, दैट वन ऑल्सो, हम इन चीज़ों का दायरा नहीं बना सकते कि कैश कहाँ से आएगा और कहाँ को जाएगा। हमें ये नहीं पता है कि आज से हो सकता है शाम तक बिटकॉइन का बिजनेस अच्छा लगने लगे, हम बिटकॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो AS3 आपको दायरा तो बना के नहीं देगा इन्वेंट्री वाले की तरह कि ये करना तो ये मत करना, ये छोड़ना, ये कह के देता है कि देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहली चीज़, जब आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो कौन सी एक्टिविटी को देख के कर रहा है, बताओ। जब आपके बिजनेस में कोई पैसा लगा रहा है तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में से कौन सी एक्टिविटी को देख के लगा रहा है, ऑपरेटिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग तुम्हारा मेन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो,
उसी के नाम पे तुमने बिजनेस खोला है, उसी को देख के बिजनेस आ रहा है। अच्छा एक बात समझो, एक बिजनेसमैन का नेट प्रॉफिट आ रहा है 2 करोड़, जिसने इन्वेस्ट किया था केवल 10 लाख। अच्छा लग रहा है ना देखने में, प्रॉफिटेबल लग रहा है। पर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के डिटेल्स में जाते हैं तो हमें पता क्या चलता है, इनका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से है 1 करोड़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से है 1.5 करोड़, और बाकी यहाँ पे 50 लाख का या 0.5 करोड़ का लॉस चल रहा है। मतलब जो देख के इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है वो तो लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जो चीज़ें जा रही हैं उसमें तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? मतलब इन्वेस्टर को अगर हम केवल ये फिगर दिखाएंगे कि भैया 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, 2 करोड़ कमा लिए, देखो कितना अच्छा प्रॉफिट है, कोई भी इन्वेस्टर आ जाएगा इन्वेस्ट करने। इसी वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्टर को देखने मिलेगा कि ऑपरेटिंग तो माइनस में जा रहा है, इनका 50 लाख का या 0.5 करोड़ का लॉस हो चुका है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के एक्टिविटीज़ में क्लासिफिकेशन करता है और ये बताता है कि कंपनी कौन से एक्टिविटीज़ से, नोट्स देना, कंपनी कौन से एक्टिविटीज़ से कितना प्रॉफिट अर्जित कर रही है और क्या ये कंपनी लॉन्ग रन में ये तीनों में से कौन सी एक्टिविटी के तहत प्रॉफिट कमा सकती है या कौन सी एक्टिविटी के तहत कंपनी डूब भी सकती है। अच्छा, AS3 में एक चीज़ लिख रखा है तुम लोगों ने कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो ऑफ एन एंटरप्राइज इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग न्यू यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई सिंपल सी बात समझो, तुम मार्केट में निकली इन्वेस्टमेंट करने को, तुमने बोला मैं कौन से उसमें पैसा लगाऊं, शेयर्स में। मैंने बोला एक काम करो तनु, तुम डाबर के शेयर्स में पैसे लगाओ। तुमने केवल रिकमेंडेशन के बेसिस पे तो अपना पैसा नहीं ना कोई लगाएगा, मेहनत की कमाई है। तो तुम वहाँ कंपनी की जाओगी, साइट पे बैलेंस शीट विजिट करोगी, तो क्या तुम बीइंग अ अकाउंटिंग स्टूडेंट तुम केवल ये देख के करोगी? नहीं, यू विल ओपन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड यू विल लुक आफ्टर व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आर दे एबल टू पे ऑफ द डिविडेंड और नॉट। बात क्लियर है? यही चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है कि भाई इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए जिसका उसको मटेरियल इन्फ्लुएंस पड़ेगा इन्वेस्टमेंट की डिसीजन पे। एकदम क्लियर है? अब हम आते हैं AS4 पे। AS4 ना काफ़ी बच्चों को आता नहीं है, आधा तो इसका नाम ही नहीं समझ पाते कि ये नाम क्या है। कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बहुत ध्यान से समझना, ये बड़ी गजब बात है ये। अच्छा, कंटिंजेंसीज का क्या मतलब होता है? आपदा। अभी किसी ने मुझसे पूछा था इवेंट और ट्रांजैक्शन के बीच का फ़र्क, याद दिलाना इस क्लास के बाद, अभी हम बता देंगे। BS मतलब बैलेंस शीट डेट। देखो ये बड़ी टेक्निकल बात है, जो बिजनेस होता है उसका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है? तुम्हारा न्यू ईयर 30 दिसंबर को पड़ता है, 31 मार्च से 1 अप्रैल। देख रहे हैं मेधावी छात्रा को? शालू बच्चे देखो होता क्या है स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म कब होता है? 31 मार्च। अब एक बात बताओ, एक बिजनेस ने 365 डेज ट्रांजैक्शन किए और क्या ये पॉसिबल है कि एक दिन बैठ के हम ये सारे ट्रांजैक्शंस का PL भी निकाल दें, सब्सिडरी भी निकाल दें, नेट प्रॉफिट निकाल दें, कैश फ्लो भी बना दें, और अगर कंपनी है तो चेंजेस इन इक्विटी बना दें, उसी दिन AGM भी कंडक्ट करें, उसी दिन डायरेक्टर? भैया 24 ही घंटे होते हैं एक दिन में, नहीं हो पाएगा। तो जनरली जो ग्राउंड रियलिटी होती है स्टूडेंट्स, अगर 31 मार्च को कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करना है तो कंपनी मान के चलो 15 मार्च से अपने सारे ट्रांजैक्शंस और सारे बुक को वही क्लोज कर देती है। मतलब जितने 15 मार्च तक ट्रांजैक्शन हो गए उतने।
इसके बाद हम रिकॉर्ड करने नहीं बैठेंगे। अब हम 1 अप्रैल जो पिछले साल का था और इस साल के 15 मार्च के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। पूरा जर्नल से लेकर बैलेंस शीट तक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि उनको मिनिमम 2 हफ्ते का समय चाहिए। अब ये AS4 डील करता है इस 2 पीरियड के बीच जो ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं उनको आपने कैसे ट्रीट करना है। बात समझ में आई? भाई देखो, मैंने बोला कि 15 मार्च तक के तुम्हें ट्रांजैक्शन निकालते हो, एक तरह से 15 दिन का ट्रांजैक्शन तो गायब है ना। और अगर उसको हम बोल देंगे जाने दो, तो उसमें ब्लैक मनी बना के बिजनेसमैन कितना कितना कमा लेगा। अपने सारे ट्रांजैक्शन वो टाल के रखेगा कि भैया 15 मार्च और 31 मार्च के बीच में आना। मार्च 31 का होता है ना, तो कहेगा कि 15 मार्च 31 मार्च के बीच में आना, वो ट्रांजैक्शन नोट नहीं करना पड़ता है। तो लग रहा है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बुक इतना पागल होगा? नहीं। तब जब सारे अकाउंट के डेटा मेंटेन हो जाते हैं, उसके बाद फाइनली 1 अप्रैल को आप यहाँ तक के अकाउंट को प्रेजेंट करते हो क्योंकि आपको समय उतना मिला। और 1 अप्रैल के बाद जाके प्रेजेंट तो करना है 15 दिन में जो ट्रांजैक्शंस हुए, तो 1 अप्रैल के बाद जाके 1 से 2 महीने में AGM जो कंडक्ट होने वाली है कंपनी की, उस AGM में आपने ये 15 दिन के डेटा को देना है कि भैया वो 15 दिन जब हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट एकदम व्यस्त था, उस 15 दिन में हमने ये कमाई की। बात समझ में आई? टेक्निकल है ये। कंटिंजेंसीज मतलब आपदा, और इवेंट्स मतलब वो इवेंट्स, पैसे का लेन देन जो बैलेंस शीट के डेट के बाद हुई। तो बैलेंस शीट के डेट का मतलब ये नहीं, वो तो फिर नया साल हो गया, ये मतलब है जहाँ से आपने अकाउंट पे एक स्टॉप लगा दिया था। तुम लोगों ने नोट्स में लिखा क्या है? द स्टेटमेंट डील्स विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटिंजेंसी इवेंट अकरिंग। यार केवल इसको वही तो कर दिया ना बुक में, इलस्ट्रेट ही तो किया, यही तो लिख दिया है दोबारा। The following subjects which may result in contingencies are excluded from the scope of this statement in view of the special consideration applicable to them. Obligations under the retirement benefit plan. अगर 15 मार्च के बाद कोई रिटायर हो जाता है, ऐसे रिटायर कर देंगे, अगर उस इंसान ने ग्रेचुइटी और प्रेविडेंट के लिए एलिजिबल है, मतलब 5 साल से ज़्यादा सेवा दी है, तो वो भी तो देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर इंश्योरेंस की जरूरत पड़ गई, 15 मार्च को अकाउंट्स डिपार्टमेंट बंद करके गया, अकाउंट डिपार्टमेंट लग गई आग, और कमिटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। बहुत शैतान हो तुम लोग। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के कमिटमेंट का क्या मतलब है? हो सकता है तुम्हारा कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो रहा हो, उसके रिस्पेक्ट में तुमने पेमेंट प्राप्त की हो या दी हो। मतलब कोई भी इवेंट जो 15 मार्च को मैंने बेस डेट माना है, 20 मार्च भी हो सकता है, कंपनी के कम ट्रांजैक्शन है तो हो सकता है 28 मार्च भी हो। क्लियर है? पर 1 दिन का समय चाहिए। मतलब कंपनी अगर 30 मार्च को भी स्टॉप कर दे रही है ट्रांजैक्शन को नोट करना, तो वो 1 दिन में भी हमें क्या करना पड़ेगा? वो 1 दिन का भी रेवेन्यू बताना पड़ेगा। आ जाओ AS5 की बात करते हैं। आज हमने डिस्कस कर लेने हैं AS15 तक, और बाकी 15 हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जल्दी से देखते हैं। बाप रे, अभी AS4 पे ही है क्या? छोटा सा ब्रेक लेंगे। AS5 पे आते हैं। AS5 का नाम ही इतना बड़ा है ना कि उसका नाम ही लिखने में आधी क्लास निकल जाएगी। नेट प्रॉफिट्स और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर आइटम्स एंड चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। सुनो बस बात मेरी, ये जो 15 मार्च को AS4 में तुमने बंद कर दिया ना मसले, 15 दिन के दरमियान जो प्रॉफिट और लॉस तुम अर्जित कर लेते हो, उसका कैसे अकाउंटिंग करना है, केवल इतनी सी बात है।
So the objective of this statement is to prescribe the classification and disclosure of certain items in the statement of profit or loss. So all enterprise prepare and present such a statement on a uniform basis. मतलब साल दर साल वो 15 दिन, वो 20 दिन, जितने भी दिन आपने लिए हैं उन ट्रांजैक्शंस को, उन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए, और उन ट्रांजैक्शन से जो प्रॉफिट और लॉस आप अर्जित करते हैं या लॉसेस जो आप इनकर करते हैं, उनको कैसे दिखाना है साल दर साल, ये कहाँ पता चलता है? AS 5 में। अच्छा, AS 6 जो था वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग था, और इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी अगर इंटरेस्टेड यूट्यूब स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो इसका लेक्चर हमारे चैनल पे मौजूद है। डेप्रिसिएशन की 2 क्लासेस हैं जिसमें उनको क्लियर हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। क्लास 11th की प्लेलिस्ट में उनको मिल जाएगा। अब हम आते हैं जो आप में है, और इसका नाम है AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, निर्माण। हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोएम थी निर्माण, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी पोएम है। नीड़ का निर्माण फिर सृष्टि का आह्वान फिर, इट्स अ लवली पोएम। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में हम नीड़ का निर्माण करेंगे, नीड़ मतलब घोंसला, घोंसले का निर्माण करिए और अकाउंट्स की कॉपी में लिखिए, नहीं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स काम आते हैं कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी वाले वैल्यूएशन में। कॉन्ट्रैक्टर ने, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर कौन? जो काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टी जो काम करवा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को किस हिसाब से पेमेंट देना है, कितने काम को रिकॉग्नाइज करना है, एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में दी होती है। मैंने जो नोट्स लिखवाए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट द स्टैंडर्ड यूजेस द रिकग्निशन क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड इन द फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिटरमाइन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट शुड बी recognized as revenue and expressed in the statement of profit and loss, and also provide practical guidance on the application of these criteria। मतलब प्रॉफिट और लॉस में आपने कंस्ट्रक्शन द्वारा कमाई गई रेवेन्यू, आप एक कंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपके लिए वो रेवेन्यू है, आपके लिए वो नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो ऐसे केस में आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना हिस्सा रिकॉग्नाइज करना है। हिस्सा क्यों? क्योंकि मान लो तुमने तो 50 लाख का काम किया मगर कॉन्ट्रैक्टी को 10 लाख का काम पसंद नहीं आया, तो कितना रिकॉग्नाइज करोगे? 40 लाख। ये डिसाइड कैसे किया? इसका मेथड होता है। समझ में आई बात? ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में। जल्दी से देखते हैं। AS 8 भी आपके सिलेबस में नहीं है, बेसिकली AS 8 को उड़ा ही दिया गया है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही नहीं है। तो 7th के बाद हम डायरेक्टली देखते हैं AS 9। AS 9 की बात समझ लो कि थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू रिकग्निशन की जब मैंने CPT का एग्ज़ाम था तब CA में जब मैंने दिया था 2016 में, तो रेवेन्यू रिकग्निशन वाले में जानते हो क्या होता है? एक पूरा लंबा चौड़ा कहानी दे देता था और कहता था कि बताइए कब जो सेलर है वो अपनी इनकम को मानेगा, रिकग्नाइज करेगा। पूरी कहानी रहती थी। तो कॉल आया तो ऑर्डर किया, तो ऑर्डर हम प्लेस किए, तो डिलीवरी हुई, तो ये हुआ, तो वो हुआ। किस दिन सेलर अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा? जिस दिन सेलर उस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में इनवॉइस या फिर रसीद जनरेट कर देता है, उस दिन सेलर इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नोट डाउन करके, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करके इसको अपनी सेल्स मान सकता है। तो ये रेवेन्यू रिकग्निशन में
कुछ और चीज़ें हैं, जैसे एक आध रेवेन्यू जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ज़रा ध्यान देना। जैसे अगर आप ब्याज से कमाई करते हो तो इंटरेस्ट। मैंने किताब लिखी है, पढ़ी है तुम लोगों ने? मैंने सपने में लिखी थी, पर मैं जो किताब सपने में लिखी हूँ उसकी रॉयल्टी भी मुझे रोज़ आती है, मिलता रहता है सपने में ना, मगर वो पैसा इनकैश हो नहीं पा रहा ना रियलिटी में। सपने में तो, सपने में मैं काइली जेनर को लोन दे के बैठी हूँ, सपने में। रॉयल्टीज़ की इनकम एक ऑथर द्वारा, राइटर द्वारा किस तरह से रिकग्नाइज की जाएगी, ये भी कहाँ बताया गया है? इसी एएस में, रेवेन्यू रिकग्निशन के। और एक चीज़, प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या पाते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड को आपने कैसे रिकग्नाइज करना है? जल्दी से आ जाते हैं एएस 10 पे, जो फिक्स एसेट की बात करता है। अच्छा, एएस 10 के साथ भी बड़ी कहानियां हुई। कोई बोला निकाल दो, कोई बोला रख लो, कोई बोला निकाल दो, कोई बोला रख लो। आपके सिलेबस ने बोला रख ही लो। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, इसका नाम पहले ना फिक्स एसेट था, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट नाम था इसका। अब इसका नाम हो गया है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। किस तरह से आपने फिक्स एसेट की वैल्यूएशन करनी है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स एसेट को हटा दिया, केवल उन इक्विपमेंट्स की बात कर दी जिनके रेफरेंस में आपको रखना है। द प्रिंसिपल इशूड इन अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर रिकग्निशन ऑफ द एसेट, एसेट की पहचान करना, डिटरमाइन करना उनके कैरिंग अमाउंट्स को, और डेप्रिसिएशन के चार्जेस लगाना। कितना ये, अच्छा, ये इनकम टैक्स बड़ा अच्छे से समझाया होता है। ब्लॉक ऑफ एसेट, मशीनरी है तो 25%, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो सीधे सीधे 50%। इसी वजह से तो तुम फ़ोन, कल का फ़ोन आज बेचने जाओ ना, उसका दाम डायरेक्ट 20% घट जाएगा एक दिन में, ड्यू टू द इनकम टैक्स लॉ। एएस 11, एएस 12 नहीं है सिलेबस में, डायरेक्टली क्या है? एएस 13। देखो, बहुत अच्छा तुम्हारा जो पोर्शन बनाया गया है, बहुत अच्छा बनाया गया है। आधे से ज़्यादा एएस जो टफ था उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए होता है क्योंकि कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कहता है कि कम दाम पे रिकॉग्नाइज करो, या तो वो कॉस्ट पे आ रही होगी या तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे आ रही होगी, तो कम दाम पे रिकॉग्नाइज करो। हम बोले ठीक है, हम कम दाम पे रिकॉग्नाइज करेंगे, पर सामने वाला उसका कम दाम देख के खरीदने को थोड़ी तैयार होगा। तो आपको कम दाम पे भी रिकॉग्नाइज करना होता है और साथ ही साथ उसको जेन्युइन रेट पे बेचना भी होता है। अगर हमने 2 साल इन्वेस्टमेंट होल्ड कर ली, नाउ आई एम ओके विद इट, आई एम गोइंग टू सेल इट, उसको किस तरह से आप अकाउंटिंग करके कितनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, ये होता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज की भी यहाँ पे बात की जाती है। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लीज ना बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंसिंग लीज के लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे, क्योंकि इसको पढ़ाने के बाद मैं तुम लोग को कंबाइंड लीज भी पढ़ाऊंगी। ये जनरल नॉलेज की चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिक्स एसेट को अपने लेसर से लेसी 2 तरह की कंडीशंस पे ले सकता है, या तो वो लीज ऑपरेटिंग हो सकती है या तो वो फाइनेंसिंग हो सकती है। क्लास 12th की बीएसटी के लेक्चर में मैंने एक पढ़ा रखा था, कोई दिक्कत नहीं है, वील रिवाइज इट। फिलहाल तुम्हें बस यहाँ पे इनके नाम जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ लीज का एक कॉस्ट भी होता है जिसे हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, किसी एसेट को फाइनेंस कराने की कॉस्ट। इन सारी चीज़ की जानकारी हमें एएस 13 में देखने मिलती है। एएस 13 के बाद हमारे पास एएस 14 है, अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशंस। बीकॉम 3rd ईयर में ये है इस साल। अमलगमेशंस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जब 2 कंपनी मिलके एक कंपनी बन जाती हैं, और ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो कंपनीज का मर्जर है, मतलब
2 कंपनियां थी, दोनों कंपनी मर्ज हो गई और एक नई कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज हो गई सी लिमिटेड, जैसे वोडाफोन आइडिया मर्ज हो गई वीआई, वो मर्जर है। और एक होता है नेचर ऑफ परचेज। अब नेचर ऑफ परचेज में स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या होते हैं कि मैम ये तो होल्डिंग और सब्सिडरी वाला रिलेशन बन गया। अरे नहीं, वो नहीं होता है, क्योंकि एक कंपनी अपना पूरा बिजनेस दूसरे को दे देती है, एसेट दे देती है, लाइबिलिटी दे देती है, बदले में परचेज कंसीडरेशन पा लेती है। तो वहाँ पे परचेज कंसीडरेशन कैसे डिटरमाइन होता है? परचेज कंसीडरेशन इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दैट इज इक्वल टू द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी एंड दैट इज इक्वल टू द परचेज कंसीडरेशन फॉर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्जर में एक और चीज हम पढ़ते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। सबके इंटरेस्ट को स्विमिंग पूल में फेंक दीजिए, नहीं, सबके इंटरेस्ट को कलेक्टिवली ले आइए और आप देखिए कि आप साथ में कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे मारुति सुजुकी, मारुति वेट सुजुकी, मारुति सुजुकी मर्जर था। फेसबुक को टेक ओवर कर लिया किसने? नहीं, मेटा ने व्हाट्सएप को, फेसबुक का ही नया नाम मेटा है, और टेक ओवर कर लिया व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को। ये नेचर ऑफ परचेज हो गया। क्लियर है? अंतिम बात करते हैं फिलहाल के लिए, AS15 आपके लेक्चर का लास्ट पॉइंट है। इसको रिवाइज किया गया था, आपने नहीं रिवाइज किया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने रिवाइज करके नए नियम लाए थे। एम्प्लॉय बेनिफिट, डर जाते तुम लोग, अरे बाप रिवाइज करवा दी थी अब तो पूछेंगी। एम्प्लॉय को एक कंपनी द्वारा मिलने वाले बेनिफिट्स को किस तरह से, स्टूडेंट शैतानी ना हो, एम्प्लॉय को मिलने वाले बेनिफिट्स को कंपनी ने किस तरह से अपने अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करना है। लाइबिलिटी व्हेन एन एम्प्लॉय हैज प्रोवाइडेड सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट, परक्विजिट, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, लीव एनकैशमेंट, इन सारी चीज़ों को कंपनी को किस तरह से एम्प्लॉय को टाइमली पे करना है। सारे लेबर लॉस का आपने इम्प्लीकेशन भी करते रहना है और किस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज़ में एक सेटिस्फैक्शन जनरेट कर सकते हो, ताकि जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है वो ये ना बोले भैया बड़ी ख़राब कंपनी थी। ही शुड बी लाइक हाँ इट्स अ गुड कंपनी, यू शुड गो विद दैट। And expense when the enterprise consumes the economic benefit arising from the service by an employee। मतलब अगर एक एम्प्लॉय को देने वाली सर्विसेज में से कंपनी खुद भी कुछ हिस्सा, मान लो एक कार लिया तुमने एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय ट्रैवलिंग का काम करता है, तगादा करता है जा जाके पार्टीज के पास कि मेरा 2 लाख फंसा है, मेरा 3 लाख फंसा है। उस कार को कंपनी का बॉस अपने फैमिली फंक्शन के लिए भी यूज़ करे, उसके साली की शादी है तो एम्प्लॉय को देने वाली कार वो लेके चला गया। यहाँ पे आप एम्प्लॉय के सर्विस को, एम्प्लॉय के बेनिफिट को यूज़ कर रहे हो और इसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में दिखाया ही जाना चाहिए। तो इसे आप किस तरह से इनकॉर्पोरेट करो। विद दैट बीइंग सेड, ये लेक्चर 3 शूट हुआ जिसमें हमने 15 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखे। कोई क्वेरीज के लिए, कोई क्वेश्चन के लिए यू कैन मेल अस ऑन sakshimahadev1111@gmail.com। विद दैट बीइंग सेड, द लेक्चर गेट्स ओवर।